बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम BSN 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 पढ़ रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 में हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया हुआ है, इम्यूनाइजेशन एंड ट्रॉपिकल डिजीज़। इसके 4 पार्ट्स हमने पढ़ लिए जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसका पार्ट 5 कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स देख लें कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हम चेन ऑफ इन्फेक्शन पढ़ रहे थे। चेन ऑफ इन्फेक्शन के टोटल 6 फैक्टर्स थे, उनमें से कुछ फैक्टर्स हमने डिस्कस की हुई थी। आज हम उसका एक फैक्टर मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। लिखा है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज इज ए मैकेनिज्म बाय विच एन इन्फेक्शियस एजेंट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रिजर्वायर टू ससेप्टेबल ह्यूमन होस्ट। रिजर्वायर और ससेप्टेबल ह्यूमन होस्ट मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को समझा दिया था स्टूडेंट्स। रिजर्वायर उस सोर्स को कहते हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो यानी इन्फेक्टेड एनिमल हो, चाहे वो इन्फेक्टेड ह्यूमन हो, चाहे वो कोई बेजान चीज़ हो जिस पे वो जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो मौजूद हो। तो ये सब रिजर्वायर कहलाते हैं जो कि एक इन्फेक्शियस एजेंट के लिए जगह बनते हैं जहाँ पे वो इन्फेक्शियस एजेंट रहता है। तो वो सोर्स है, इनको हम रिजर्वायर कहते हैं। और ससेप्टेबल होस्ट जो है वो ह्यूमन जो कि कमज़ोर है, जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जो कि ज़्यादा मोर प्रोन है इन्फेक्शन के सामने, उसको बहुत ज़्यादा ख़दशा है कि जल्दी से इन्फेक्शन लग जाए क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। तो ऐसे ह्यूमन को कहा जाता है ससेप्टेबल होस्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसपोर्ट होके रिजर्वायर से ससेप्टेबल ह्यूमन होस्ट तक पहुँच जाता है। यानी वो रिजर्वायर से सोर्स से निकल के जिस मैकेनिज्म के थ्रू ससेप्टेबल ह्यूमन होस्ट तक पहुँच जाती हैं उस मैकेनिज्म को कहा जाता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के 2 मेन टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन है और एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। अगर डायरेक्टली एक बंदे से, एक इन्फेक्टेड बंदे से एक हेल्थी बंदे में डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू कोई इन्फेक्शन पास हो जाए तो उसे डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहा जाता है। या एक इन्फेक्टेड एनिमल के थ्रू, इन्फेक्टेड एनिमल है उसके थ्रू किसी ह्यूमन को इन्फेक्शन जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू लगती है तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के जिसमें ईयर के थ्रू लग जाए, फूड के थ्रू जो है वो होस्ट तक पहुंच जाए इन्फेक्टिव एजेंट, वो कोई वाटर के थ्रू पहुंच जाए होस्ट तक इन्फेक्टिव एजेंट, वेक्टर्स के थ्रू पहुंच जाए इन्फेक्टिव एजेंट जो है वो, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट के अलावा कोई और जो है वो ज़रिया तलाश करके उस ज़रिए से पहुंच जाए अगर एक ससेप्टेबल होस्ट तक, तो वो कहलाती हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के रिजर्वायर जो है वो मैन है, एनिमल है या इनिमिनेट है, कोई चीज़ है, कोई बेजान चीज़ है। तो इससे अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए ससेप्टेबल होस्ट की और उस डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू ये ट्रांसमिट हो जाए उस ससेप्टेबल होस्ट तक, तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहलाती है। और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन किसे कहते हैं कि अगर एयर जो है वो ज़रिया बने कि रिजर्वायर से वो एयर के थ्रू पहुंच जाती है ससेप्टेबल होस्ट तक, व्हीकल के थ्रू पहुंच जाती हैं, कोई यूटेंसिल्स वगैरह के थ्रू, वेक्टर के थ्रू पहुंच जाती है, कोई मस्कीटो, माइट्स वगैरह, टिक्स वगैरह उनके थ्रू, जो इनिमिनेट चीज़ें हैं, जो बेजान चीज़ें हैं उनके थ्रू पहुंच जाती हैं, या फिर इंटरमीडिएट होस्ट के थ्रू पहुंच जाए तो वो भी इनडायरेक्ट में आती हैं। तो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट होस्ट किसे कहते हैं? किसी भी पैरासाइट के 2 होस्ट होते हैं, एक को डिफिनिटिव होस्ट कहा जाता है और एक को इंटरमीडिएट होस्ट कहा जाता है। इंटरमीडिएट होस्ट वो होस्ट होती हैं जहाँ पे वो पैरासाइट अपना एसेक्सुअल स्टेज जो है वो पूरा करें, यानी अपना लार्वा स्टेज, अपना एसेक्सुअल स्टेज जिस होस्ट के अंदर पैरासाइट गुजारता है तो वो उसका इंटरमीडिएट होस्ट कहलाता है। और डिफिनिटिव होस्ट एक पैरासाइट का वो होस्ट होता है कि जिसके अंदर वो पैरासाइट मैच्योर हो जाए और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो। तो जहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन गुजारता है, मैच्योर होता है, तो उसको कहते हैं डिफिनिटिव होस्ट ऑफ पैरासाइट। और जहाँ पे लार्वा स्टेज गुजारता है, जहाँ पे एसेक्सुअल स्टेजेस गुजरते हैं किसी पैरासाइट के, तो उसको कहा जाता है इंटरमीडिएट होस्ट।
अगर हम एग्जाम्पल ले ले मलेरिया काज करने वाले पैरासाइट की, प्लाज्मोडियम की अगर हम मिसाल ले लें, तो प्लाज्मोडियम का जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो ह्यूमन होता है। ह्यूमन के अंदर प्लाज्मोडियम एसेक्सुअल स्टेजेस अपना गुजारता है और इन एसेक्सुअल स्टेजेस को पूरा करते करते वो जितने भी आरबीसीज हैं उनकी लाइफ स्टार्ट होती हैं और ह्यूमन जो है वो उसको इन्फेक्शन काज करती हैं। और इसी प्लाज्मोडियम का जो डिफिनिटिव होस्ट है वो एनोफिलिस मस्कीटो है। जब ये एनोफिलिस मस्कीटो के गट में पहुंच जाता है तो वहाँ पे ये मैच्योर हो जाता है और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है और उसके थ्रू फिर वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इसकी रिप्रोडक्शन होती है। तो ये इसकी जो सेक्सुअल स्टेज है वो एनोफिलिस मस्कीटो के अंदर गुजारता है, इसीलिए एनोफिलिस मस्कीटो प्लाज्मोडियम का डिफिनिटिव होस्ट है। और एसेक्सुअल स्टेज ये ह्यूमन के अंदर गुजारता है, तो ह्यूमन इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटिन्यू है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इट इन्वॉल्व द स्प्रेड ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वाया बॉडी कॉन्टैक्ट। अगर बॉडी कॉन्टैक्ट के थ्रू एक बंदे से दूसरे बंदे में माइक्रोब्स स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। और इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ द डिजीज एजेंट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द इन्फेक्टेड एंड द ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स। या फिर अगर एक ससेप्टेबल इंडिविजुअल और इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के दरमियान आपस में उनकी डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए और उस कांटेक्ट के थ्रू जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाए एक से दूसरे में, तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। दोनों जो डिफिनीशंस है वो ठीक है, आपको जो इजी लगे आप याद कर सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है उसकी जो है ये उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन होती हैं तो किस तरीके से होती हैं। occurs through such acts as touching, biting, kissing, sexual contact are by direct projection, यानी droplet spread by coughing or sneezing within a distance of 1 meter। कुछ ऐसे एक्ट्स हैं, डायरेक्ट एक्ट्स हैं, जिनके करने की वजह से ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन होती हैं, जिसमें टचिंग है, डायरेक्ट टचिंग हो गई, कोई बॉडी फ्लूइड लग गई थी और उस बॉडी फ्लूइड से डायरेक्ट टचिंग हो गई, बाइटिंग हो गई, किसिंग हो गई, सेक्सुअल कांटेक्ट हो गई। इसके अलावा अगर ड्रॉपलेट्स की जो प्रोजेक्शन है, यानी कफिंग के थ्रू और स्नीजिंग के थ्रू ड्रॉपलेट्स बाहर निकले, म्यूकस ड्रॉपलेट्स, सलाइवा ड्रॉपलेट्स बाहर निकले और वो ड्रॉपलेट्स अगर 1 मीटर से, यानी 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर वो एक बंदे से दूसरे बंदे में चले गए, एक बंदे ने दूसरे जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ड्रॉपलेट्स एक ससेप्टेबल होस्ट ने अगर 1 मीटर के फासले पे वो इनहेल कर लिया, वो इंजेस्ट कर लिया, तो फिर उसमें ये डिज़ीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं। लेकिन अगर 1 मीटर से डिस्टेंस ज़्यादा हो तो फिर वो जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी, फिर वो एयर में सस्पेंडेड हो जाएंगे और उस सस्पेंडेड फॉर्म में एयर में रहेंगे और फिर वो एयर अगर कोई इनहेल कर ले, तो अगर कोई एयरबॉर्न डिजीज़ है तो उस एयर के इनगल्फ करने की वजह से, यानी एयर की इनहेल करने की वजह से उस बंदे में ट्रांसमिट हो जाती हैं। लेकिन 1 मीटर से कम के फासले पे अगर कोई ड्रॉपलेट्स जो है वो इनहेल हो जाती है, वो इंजेस्ट हो जाती है, तो फिर ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आती हैं। Example of disease for which transmission is usually direct are AIDS, syphilis, gonorrhea and the common cold। यानी ये कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो कि हमेशा डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, जैसा कि एड्स हैं। एड्स क्या है स्टूडेंट्स? एड एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होता है HIV, उसकी तरफ से काज की हुई एक इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होती हैं जिसमें इम्यून सिस्टम सीवियरली डैमेज हो जाती हैं। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। सिफिलिस है, सिफिलिस भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया है ट्रिपोनेमा पैलेडियम, उसकी वजह से काज होती हैं। ट्रिपोनेमा पैलेडियम ये डिज़ीज़ काज करती हैं और इस डिज़ीज़ के प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट और टर्शरी स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस, और हर एक स्टेज के अपने अलग अलग साइन सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जो लेटेंट और टर्शरी स्टेज होती हैं ये बहुत ज़्यादा सीवियर होती हैं। गोनोरिया है, गोनोरिया भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, एक बैक्टीरिया है नेजेरिया गोनोरिया, उसकी वजह से ये काज होती हैं
और ये म्यूकस मेम्ब्रेन और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है, फीमेल्स में भी और मेल्स में भी। और फीमेल्स में अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता है तो फिर परमानेंट PID काज होते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो है परमानेंटली वो काज होते हैं। इसके अलावा कॉमन कोल्ड है, तो कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, जिसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो स्नीजिंग, स्टफी नोज या फिर रनी नोज या फिर सोर थ्रोट और कफिंग लाइक। तो ये जो कॉमन कोल्ड है ये भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे MCQs के लिए जितने भी मैंने डिजीज़ एग्जाम्पल में आप लोगों को बता दिए कि ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं, तो ये आपने याद रखने हैं, इससे MCQs बन सकती हैं। Droplet transmission occur when microbe trapped in the mucus and saliva are released from the mouth or nose as a result of speaking, coughing or sneezing and travel less than 1 meter to contact the next host. ड्रॉपलेट्स की जो ट्रांसमिशन है वो तब होती हैं जब माइक्रोब्स म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं, म्यूकस में फंस जाते हैं, सलाइवा में फंस जाते हैं और फिर वो माउथ से रिलीज़ होते हैं, या एक बंदा जब बोल रहा हो तब रिलीज़ हो जाते हैं, या जब वो छींक रहा हो तो उसके नोज़ से रिलीज़ हो जाते हैं, जब वो कफिंग कर रहा हो तब रिलीज़ हो जाते हैं, और 1 मीटर के डिस्टेंस पे जो दूसरा बंदा है, जो दूसरा होस्ट है, ससेप्टेबल होस्ट है, उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसे कहा जाता है कि ये ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है। और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के थ्रू कौन कौन से डिजीज़ेस ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस है। एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस एक बहुत ज़्यादा कॉमन लंग इन्फेक्शन है जिसमें स्वेलिंग होती है, इरिटेशन होती है लंग्स के जो स्मॉल एयरवेज होते हैं उनकी, और उनमें म्यूकस जो है वो बिल्डअप होती है और जितने भी स्मॉल एयरवेज हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस भी कभी कभी कहा जाता है। ज़्यादातर ये वायरस की वजह से होती हैं और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भी कॉमन कोल्ड की तरह ही होते हैं। निमोनिया है, नमूनिया बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की वजह से काज हो सकती हैं, बैक्टीरिया की वजह से, वायरसेस की वजह से, फंजाई की वजह से। ये एक ऐसी इन्फेक्शन है कि जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है लंग्स के जो एयर सेक्स है उनमें, लंग्स के अंदर एयर सेक्स जो है, एल्वियोलाई जो है, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं और वहाँ पे फ्लूइड जो है, पस और फ्लूइड जो है वो जमा हो जाती हैं, और पस और फ्लूइड जब जमा होती हैं तो सांस निकालने में और लेने में तकलीफ़ होती हैं, साथ में फीवर भी होता है, चिल्स भी होते हैं और ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश आती है, तो इसे कहा जाता है निमोनिया। निमोनिया भी डायरेक्ट ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती हैं। सीजनल इन्फ्लुएंज़ा है, सीजनल इन्फ्लुएंज़ा को हम सीजनल फ्लू भी कहते हैं। ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस की वजह से काज होती है। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स के इसमें और कॉमन कोल्ड में क्या फ़र्क है, तो जो इन्फ्लुएंज़ा है वो हमेशा इन्फ्लुएंज़ा वायरस की ही वजह से काज होती हैं। इन्फ्लुएंज़ा वायरसेस के अलावा किसी दूसरे वायरसेस की वजह से ये काज नहीं हो सकती, जबकि कॉमन कोल्ड जो है वो मुख्तलिफ वायरसेस के थ्रू ये मुख्तलिफ वायरसेस की वजह से ये काज हो सकती हैं। राइनो वायरस है, कोरोना वायरस है, उन सब की वजह से। लेकिन जो इन्फ्लुएंज़ा है, जो फ्लू है, वो सिर्फ इन्फ्लुएंज़ा वायरस जिसमें टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D मौजूद है, तो इनकी वजह से काज होती हैं। और जो ज़्यादा कॉमन हैं वो टाइप A और टाइप B हैं जिनकी वजह से इन्फ्लुएंज़ा काज होती हैं। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मे बी वन ऑफ 3 टाइप्स। अब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में किसी मीडियम की ज़रूरत होती है कि जिस मीडियम के थ्रू एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे जो ससेप्टेबल होस्ट है उसमें ये ट्रांसमिट हो जाए। तो इसमें अगर हम बात करें कि एक मीडियम की, तो मीडियम एयर भी हो सकती हैं, एयर के थ्रू एयरबॉर्न डिजीज़ हो सकते हैं, व्हीकल बॉर्न डिजीज़ हो सकते हैं, यानी किसी भी यूटेंसिल्स वगैरह, फोमाइट्स वगैरह, इन सब के थ्रू अगर कोई डिज़ीज़ एक से दूसरे में फैल जाए तो वो व्हीकल बॉर्न में आते हैं। और वेक्टर बॉर्न, ये वेक्टर मस्कीटोस वगैरह को कहते हैं जो कि डिज़ीज़ को एक जगह एक से दूसरे में ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल होते हैं। तो जो डिजीज़ इन मस्कीटोस वगैरह के थ्रू फैलती है तो वो डिजीज़ वेक्टर बॉर्न में आती हैं। एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोबियल एरोसोल टू ए सुइटेबल पोर्ट ऑफ एंट्री, यूजुअली द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यानी अगर माइक्रोबियल एरोसोल्स जो हैं
वो अगर एक सुइटेबल पोर्ट ऑफ एंट्री उनको मिल जाए, सुइटेबल पोर्ट ऑफ एंट्री यानी नोज़ उनको मिल जाए, माउथ उनको मिल जाए, और वो जो रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है उसके थ्रू अगर अंदर चले जाए, तो ये उनके लिए एक सुइटेबल पोर्ट ऑफ एंट्री है। रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है नोज़ के थ्रू चले जाए या माउथ के थ्रू चले जाए लेरिंग्स में, और फिर ट्रेकिया से एयरवे और लंग्स तक पहुंच जाए। तो एरोसोल्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? माइक्रोबियल एरोसोल्स आर सस्पेंशन ऑफ द डस्ट आर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई made by wholly or in part by microorganisms may be suspended and infective for long period of time. माइक्रोबियल एरोसोल्स उनको कहा जाता है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो एयर के अंदर सस्पेंड होके रह जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कमरा है जिसमें टीबी के पेशेंट को रखा जा रहा है, और वो टीबी का जो पेशेंट है वो बार बार खांसता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, यानी एक वो ड्रॉपलेट्स होती है जो हमें नज़र आती है नेचुरल आइज से, तो वो एरोसोल नहीं कहलाती, वो ड्रॉपलेट्स कहलाती हैं। लेकिन एक वो ड्रॉपलेट्स है जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जो हमें बगैर माइक्रोस्कोप के नज़र नहीं आए, ये हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू नज़र आते हैं, इनको कहा जाता है एरोसोल। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, या तो इनमें पूरा का पूरा वो जो जर्म है, पैथोजन है, वो मौजूद होता है, या फिर इनका जो हाफ पार्ट है वो पैथोजन होता है। तो ये उस एयर में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ पे सस्पेंडेड रहते हैं, और कोई एक हेल्थी बंदा अगर आके वो एयर इनहेल कर जाता है, तो ये उसके रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू उसके एयरवे तक पहुँच जाते हैं, लंग्स तक पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे इन्फेक्शन काज कर देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एयरबोर्न डिजीजेज इंक्लूड ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, हिस्टोप्लाज्मोसिस। अब जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू, एयरबर्न के थ्रू जो डिजीजेस ट्रांसमिट होते हैं, तो उनमें ट्यूबरक्लोसिस हैं, इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू भी फैल सकती हैं, और हिस्टोप्लाज्मोसिस है। हिस्टोप्लाज्मोसिस एक इन्फेक्शन है रिस्पायरेटरी ट्रैक की, जो कि एक फंगी काज करती हैं। इसमें बंदे को फीवर होता है, कफ होता है, फैटीग होता है, उसको चिल्स आते हैं, सर में दर्द होता है, चेस्ट पेन भी होता है, पूरे बॉडी में पेन होता है, बंदा जो है कमज़ोर हो जाता है। और वो जो फंगी ये हिस्टोप्लाज्मोसिस काज करती हैं, तो उसका नाम हिस्टोप्लाज्मा है। हिस्टोप्लाज्मा वो फंगी है जिसकी वजह से हिस्टोप्लाज्मोसिस काज होती हैं। अब व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन आप देख ले स्टूडेंट्स, लिखा है कंटामिनेटेड मटेरियल्स आर ऑब्जेक्ट फोमाइड सर्व एज ए व्हीकल, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट by which communicable agent are transferred to a susceptible host। यानी व्हीकल क्या चीज़ होती है? जो कंटामिनेटेड मटेरियल होते हैं, जिनमें इन्फेक्शियस एजेंट लगा हुआ होता है, और वो ऑब्जेक्ट होते हैं, फोमाइड्स होते हैं। फोमाइड्स वो ऑब्जेक्ट, वो मटेरियल होते हैं जिसमें इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो लगी हुई होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इन्फेक्टिव ह्यूमन है, उसके क्लोथ्स हो गए, उसके यूटेंसिल्स हो गए, वो जिस फर्नीचर में सोया है वो फर्नीचर हो गया, उसके रुमाल वगैरह हो गए, तो ये सब फोमाइड्स में आती हैं, और ये एज ए व्हीकल काम देती हैं। यानी ये ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं जिनके थ्रू ये कम्युनिकेबल एजेंट जो है वो ससेप्टिबल होस्ट तक पहुंच जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। द एजेंट मे और मे नॉट हैव मल्टीप्लाइड और डिवेलप्ड ऑन द व्हीकल। ये जो एजेंट है, ये जब व्हीकल पे होते हैं, व्हीकल नॉन लिविंग है चूँकि, तो वहाँ पे ये मल्टीप्लाई भी नहीं होते, और वहाँ पे ये एजेंट जो है डेवलपमेंट भी इनकी नहीं होती, वहाँ पे ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। लेकिन उनके थ्रू जब ये लिविंग वन तक पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे लिविंग वन के बॉडी में पहुँच के फिर ये अपना ग्रोथ, अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ व्हीकल इंक्लूड टॉयज़, हैंडकरचीफ्स। देख ले कि व्हीकल्स की जो एग्जाम्पल हैं उसमें खिलौने हो सकते हैं, रुमाल हो सकती हैं, सॉलिड क्लोथ्स हो सकते हैं, यानी कपड़े उस बंदे के, इन्फेक्टिव ह्यूमन के, उसके बेडिंग हो सकते हैं, बिस्तर वगैरह, उसके जो फूड सर्विस के यूटेंसिल्स है, यानी उसके खाने पीने के बर्तन वगैरह, और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ये सब व्हीकल्स के अंडर कैटेगरी में आते हैं, और इनके थ्रू भी डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट हो जाती हैं, जो कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहलाती हैं। आल्सो कंसिडर्ड व्हीकल आर, ये जो वाटर है, फूड है, मिल्क है, तो ये सब भी व्हीकल कंसिडर्ड होते हैं, क्योंकि ये भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, इनके थ्रू जो है वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाती हैं। जैसा कि बेसिलरी डायसेंट्री है, बेसिलरी डायसेंट्री का मैंने आप लोगों को बताया था कि
जिसको श्लेजिलोसिस भी कहते हैं। श्लेजिला एक बैक्टीरिया है जो कि बेसिलरी डाइसेंट्री काज करती हैं। वो बेसिकली बेसिलाई की फैमिली से है, इसीलिए इसको बेसिलरी डाइसेंट्री कहते हैं। डाइसेंट्री इसलिए क्योंकि एक सीवियर डायरिया होती हैं, साथ में म्यूकस और ब्लड भी होता है, तो इसीलिए इसको डाइसेंट्री कहते हैं। तो ये फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज़ में आती हैं, लेकिन चूंकि फूड और वाटर भी व्हीकल्स के अंडर कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये व्हीकल्स बॉर्न डिजीज़ के अंडर कैटेगरी में आते हैं। कोलरा है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए कि ये फीसिस और वॉमिट है इन्फेक्टिव पर्सन के, जो कि किसी ना किसी तरीके से फूड के साथ मिक्स होती है, वाटर के साथ मिक्स होती है, और फिर ये वाटर या ये फूड एक होस्ट जो है, ससेप्टेबल होस्ट, एक हेल्थी बंदा जिसको कोई बीमारी नहीं थी, वो अब इसको देख लेके उसके बॉडी में अब जा रही है। उसने अब ये क्या किया है, पानी पिया है और खाना खाया है, तो इस वजह से अब इसमें ये ट्रांसमिट हो रही है। क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं हो रही है, ये इनके थ्रू ट्रांसमिट हो रही है, इसीलिए ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के कैटेगरी में आते हैं। Biological products such as blood, serum, plasma, organs and tissues. इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के थ्रू भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इन्फेक्टिव एजेंट का ब्लड निकाल के जो है वो एक हेल्थी बंदे को लगा दे, तो उसकी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शियस एजेंट थे वो उसके ब्लड में आ गए थे, और अब इस ब्लड को ज़रिया बना के वो किसी दूसरे के बॉडी के अंदर जा रहे हैं। या सीरम को या प्लाज्मा को या कोई ऑर्गन टिश्यू जो है वो ट्रांसप्लांट की जा रही हैं, तो उस ऑर्गन उस टिश्यू के थ्रू ये ट्रांसमिट होती हैं, तो ये भी इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आती हैं। जैसा कि हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, HIV एड्स है। तो ये अब देखिए स्टूडेंट्स, HIV एड्स का मैंने आप लोगों को बताया था कि HIV एड्स जो है वो डायरेक्ट भी ट्रांसमिट होती हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू डायरेक्ट भी इनकी ट्रांसमिशन होती हैं, लेकिन साथ में इनडायरेक्ट भी होती है, ब्लड के थ्रू भी होती है। इनडायरेक्ट ब्लड के थ्रू जब होती हैं वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आती हैं, और जब स्लाइवा वगैरह सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू होती है तो वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आती हैं। वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। तो वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन किसे कहते हैं? अगर कोई डिजीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ट्रांसमिट हो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स? ये मस्कीटोस वगैरह, ये जो फ्लाई होते हैं, ये जो टिक्स होते हैं। टिक्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? उर्दू में टिक्स को चिचड़ी कहा जाता है, चिचड़ी। इसकी पिक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कम्युनिटी में, उसमें आप देख लीजिएगा, जब आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। ट्रांसमिशन में भी मैकेनिकल और बायोलॉजिकल। अब देख रहे स्टूडेंट्स के जो वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन होती हैं ये या तो मैकेनिकल होती हैं या फिर बायोलॉजिकल होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि जो हाउस फ्लाई होते हैं वो किसी भी गंदे जगह पे बैठ जाते हैं। जहाँ पे भी कोई गंदा जगह हो, और जो सबसे जो फीसिस वाले गंदे जगह और जो कचरे वाले और ये नालियाँ वगैरह, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो ये हाउस फ्लाई पाए जाते हैं। और ये हाउस फ्लाई वहाँ पे बैठ जाते हैं, वहाँ से इनके जो माउथ होती हैं, इनके हैंड्स होते हैं, वहाँ पे वो सारी गंदगी इनके हैंड्स के साथ लग जाती हैं, इनके माउथ के साथ लग जाती हैं, और फिर ये आके एक ह्यूमन के जो खाने की चीज़ें होती हैं उनके घरों में, उनके किचन तक वो आ जाते हैं, और किचन में जो खाने की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर बैठ जाते हैं। तो वहाँ से जो गंदगी इनके माउथ में लगी थी, इनके हैंड्स में लगी थी, वो अब यहाँ पे किचन में जो खाने की चीज़ें हैं उन पे लग जाती हैं, और वो चीज़ें अगर एक बंदा खा ले तो फिर उसमें ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ये मैकेनिकल ट्रांसमिशन कहलाती हैं कि एक जो वेक्टर है उसके किसी बॉडी पार्ट में लगी थी, और उसके बॉडी पार्ट से एक ह्यूमन की कंजम्पशन के लिए जो फूड्स रखे हुए हैं उस पे लग गई, और वो फूड जो है एक बंदे ने कंज्यूम कर लिया। तो ये मैकेनिकल वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन में आती हैं। और बायोलॉजिकल कैसे? कि कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मस्कीटो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मलेरिया का मस्कीटो है, एनोफिलिस मस्कीटो, तो इसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो एनोफिलिस मस्कीटो के गड में वहाँ पे उसकी रिप्रोडक्शन होती है, वहाँ पे वो मेच्योर होता है, वहाँ पे वो सेक्सुअली उसकी रिप्रोडक्शन होती है, और फिर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के बाद वो एकदम तैयार हो के उसके स्लाइवा में आ जाता है, और वो एनोफिलिस मस्कीटो आके किसी एक हेल्थी ह्यूमन को जब काट लेता है तो उसके काटने की वजह से उसके स्लाइवा में जो प्रेजेंट थे प्लाज्मोडियम वो ट्रांसमिट हो जाते हैं उस ह्यूमन के बॉडी के अंदर।
तो ये जो एक बॉडी के अंदर जो रहते हैं, एक वेक्टर के बॉडी के अंदर जो रहते हैं, वहाँ पे इनकी रिप्रोडक्शन होती है, वहाँ पे इनकी लाइफ साइकिल होती है। तो ये बायोलॉजिकल वेक्टर बॉन्ड ट्रांसमिशन में आते हैं। लिखा है मैकेनिकल में के वाया द कंटेमिनेटेड माउथ पार्ट आर फीट पार्ट ऑफ द वेक्टर। देखिए कि वेक्टर के या तो माउथ गंदा है या तो उसके फीट गंदे हैं, वो किसी गंदे जगह पे बैठा है, और उसके थ्रू जो ट्रांसमिशन हो गई वो मैकेनिकल वेक्टर बॉन्ड ट्रांसमिशन हो गई। और बायोलॉजिकल में इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन और डेवलपमेंटल चेंजेस ऑफ द एजेंट इन द वेक्टर बिफोर ट्रांसमिशन ऑकर, कि इसमें उस वेक्टर के अंदर इस एजेंट के मल्टीप्लिकेशन होती है, इस एजेंट की डेवलपमेंट होती है, और फिर बाद में इसकी डेवलपमेंट के बाद इसकी ट्रांसमिशन होती है। जैसा कि प्लाज्मोडियम की जो डेवलपमेंट होती है, उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो एनोफिलिस मस्कीटो के गट में होती है। उसके बाद वो तैयार हो के उसके सलाइवा में आके बैठ जाता है, जैसे ही वो किसी को काट देता है तो वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो इस किस्म के ट्रांसमिशन को बायोलॉजिकल वेक्टर बॉन्ड ट्रांसमिशन कहा जाता है। देखिए लिखा है इन मैकेनिकल ट्रांसमिशन मल्टीप्लिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज एजेंट डज नॉट यूजुअली ऑकर इन वेक्टर। देखिए कि मैकेनिकल ट्रांसमिशन में उस डिजीज काजिंग एजेंट की कोई डेवलपमेंट, कोई मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के अंदर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिजम्स दैट काज डायसेंट्री, पोलियो, कॉलरा एंड टाइफॉइड फीवर हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम सच इंसेक्ट एज कॉकरोच एंड हाउस फ्लाइज एंड could presumably by deposit on food prepared for the human consumption। जैसा कि ये जो डायसेंट्री हो जाती हैं, पोलियो हो जाती है, कोलरा हो जाती हैं, टाइफाइड हो जाती हैं, तो इसमें क्या होता है, ये जो वेक्टर्स जैसा कि कॉकरोच है, जैसा कि हाउस फ्लाइज हैं, ये शायद इनके वो हैंड्स और इनके माउथ वगैरह वो गंदा होते हैं, और वो आके ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए जो फूड प्रिपेयर करके रखी होती हैं उस पर बैठ जाते हैं, और फिर जब ये लोग खा लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो बाहर बाज़ार में जो खाने वगैरह बनते हैं, तो वहाँ तो ये सबसे ज़्यादा इनकी जो ये हाउस फ्लाइज जो है, इनकी हुजूम वहाँ पे होती है। तो आप ख़ुद ही देख ले स्टूडेंट्स कि वो खाना जो है ये कहाँ कहाँ पे नहीं बैठते हैं, और फिर आके उन खानों पे बैठते हैं, और फिर जो है लोग वो बहुत शौक़ से वो खाने जो है वो खाते हैं, और फिर उनको डायसेंट्री होता है, उनको पोलियो का ख़तरा है, उनको कोलरा, उनको टाइफाइड हो जाती हैं। इन बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन मल्टीप्लिकेशन are developmental changes of the disease agent occur in the vector before transmission occur। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट देन मैकेनिकल ट्रांसमिशन इन टर्म ऑफ इम्पैक्ट ऑन पब्लिक कम्युनिटी हेल्थ। पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ में ये जो बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन के थ्रू जो डिजीज़ फैलते हैं तो वो डिजीज़ ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं एज़ कम्पेयर टू ये जो मैकेनिकल ट्रांसमिशन के थ्रू जो डिजीज़ फैलते हैं। तो इसीलिए ये जो है पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनकी होती है, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। जैसा कि मलेरिया को देख ले और डेंगू को देख ले कि ये मलेरिया और डेंगू जो है ये किस कदर जो है वो ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस है पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ में, क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ फैलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल वेक्टर इंक्लूड मस्कीटोज, फ्लीज, टिक्स, लाइस, फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट। अब देख लें स्टूडेंट्स के बायोलॉजिकल वेक्टर जो है उनमें मस्कीटोज़ हैं, फ्लीज हैं और टिक्स हैं, और इसके अलावा जो है वो लाइस और फ्लाइज वगैरह। तो ये फ्लाइज में हाउस फ्लाइज वगैरह जितने भी हैं, लाइस तो आप लोगों को पता है। ये टिक्स जो है स्टूडेंट्स, टिक्स तो टिक्स मैंने आप लोगों को बताया कि इनको चिचड़ी कहा जाता है। ये वेल नोन ब्लड सकिंग एक एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में ये पाए जा सकते हैं। तो दोनों में ये इस तरह वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो है ट्रांसमिट कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन की यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर दिखाई गई है बायोलॉजिकल वेक्टर की। तो बायोलॉजिकल वेक्टर की आप देख सकते हैं कि एक जो है वो सिक बंदा है, एक बीमार बंदा है। इस बीमार बंदे को एक मच्छर जो है उसने काट लिया है, और वो मच्छर फिर जाके एक हेल्थी पर्सन को काटता है, और वो हेल्थी पर्सन जो है वो बिकम इल, अब ये भी बीमार हो गया है। और फिर वो मस्कीटो जो है
दोबारा से इस इल बंदे को काटता है और फिर उसके अंदर उसकी रिप्रोडक्शन वगैरह होती है और वो फिर जाके जो है वो इस तरह इसकी साइकिल जो है वो चलती रहती है। यानी एक सिक पर्सन को इसने काट लिया, इसके अंदर वो मलेरिया की जरासीम आ गई, प्लाज्मोडियम आ गई और फिर ये जाके एक नया बंदा जो है उसको तलाश करके एक हेल्थी पर्सन को उसको काटता है, तो उस हेल्थी पर्सन में ट्रांसमिट हो गई और वो भी बीमार हो गया। अब यहाँ पे दूसरी तरफ देख ले कि ये जो फ्लाइज है, हाउस फ्लाई बैठा हुआ है गंदगी पे और फिर जाके फूड पे बैठता है, तो फिर क्या होता है, फ्लाइज में कैरी डिजीज सच एज हेपेटाइटिस ए, टाइफॉइड, मोबिक डाइसेंट्री एंटीम्यूबा हिस्टोलेटिका की वजह से जो डाइसेंट्री होती है उसको कहा जाता है, एंड पोलियो बाई कंटामिनेटिंग फूड एंड वाटर, और पोलियो भी इनकी वजह से होता है क्योंकि ये फूड जो है उनको वाटर को कंटामिनेट करते हैं। मॉस्कीटोज आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट वेक्टर ऑफ ह्यूमन डिजीज़। इंसानों को जो डिजीज़ होते हैं तो उनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेक्टर है तो वो मॉस्कीटोज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल दे ट्रांसमिट द वायरसेस दैट काज येलो फीवर एंड डेंगू फीवर एज वेल एज 200 अदर वायरसेस। देखिए स्टूडेंट्स के ये जो मस्कीटोज़ हैं तो ये जो डेंगू फीवर फैलती हैं, जो येलो फीवर फैलती हैं, तो येलो फीवर मैंने आप लोगों को बता दिया है स्टूडेंट्स, कम्युनिटी में मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैंने आप लोगों को समझा भी दिया है पिछले वीडियो लेक्चर्स में। अगर किसी को इसकी समझ नहीं आ रही है तो कम्युनिटी चेक कर ले, पिछले वीडियो लेक्चर्स चेक कर ले, वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो येलो फीवर जो ट्रांसमिट होती हैं, डेंगू फीवर जो ट्रांसमिट होती हैं, वो भी मस्कीटोज़ की वजह से होती हैं। और इनके अलावा 200 दूसरे ऐसे वायरसेस हैं जो कि मस्कीटोज़ की वजह से ट्रांसमिट होती हैं। They also transmit malaria, which infect 100 million people in the world each year, most in tropical areas, killing at least 1 million of them each year. मलेरिया को भी ये मस्कीटोज़ ट्रांसमिट करते हैं, एनोफिलिस मस्कीटोज़, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटोज़, जिसका मैं नेम बार बार ले रही हूँ। तो वो भी एक मस्कीटो है जिसकी वजह से ये 100 मिलियन पीपल जो है दुनिया में, पूरी दुनिया में हर साल 100 मिलियन पीपल जो है ख़ास करके ट्रॉपिकल एरियाज़ में, तो वो मलेरिया से इन्फेक्ट होते हैं और उनमें से 1 मिलियन लोग जो है वो हर साल मरते हैं। तो आप ख़ुद समझ सकते हैं कि इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मस्कीटोज़ जो है वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट वेक्टर हैं। टिक्स आर अनदर इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल वेक्टर। इनके बाद टिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल वेक्टर हैं जिनकी वजह से लिखा है कि ट्रांसमिटिंग रॉकी माउंटेन स्पुटेड फीवर, रिलैप्सिंग फीवर एंड लाइम डिजीज़। तो ये एक डिज़ीज़ की बात हो रही है, रॉकी माउंटेन स्पुटेड फीवर जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है स्टूडेंट्स। एक ये जब टिक्स बाइट करते हैं, इन्फेक्टेड टिक जो है वो जब बाइट करते हैं तो ये फैलती हैं और इसकी जो काजेटिव एजेंट है वो बैक्टीरिया है, रिकेट्शिया जिसका नाम है, तो उसके थ्रू ये पैदा होती हैं। इसका काजेटिव एजेंट रिकेट्शिया है। रिकेट्शिया इनके अंदर होता है, टिक्स के अंदर। ये जो इन्फेक्टेड टिक्स होते हैं तो इन्फेक्टेड टिक्स के अंदर रिकेट्शिया होता है। जब ये काटते हैं एक हेल्थी ह्यूमन को तो उसमें ये ट्रांसमिट हो जाती हैं और इसको कहा जाता है रॉकी माउंटेन स्पुटेड फीवर। पहले ज़माने में जब 1800 सेंचुरी थी तो उस टाइम इसको ब्लैक मीजल्स कहा जाता था। ब्लैक मीजल्स इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि शुरू में बॉडी में छोटे छोटे रेड कलर के स्पॉट्स, रेड कलर के दाग धब्बे जो है वो स्टार्ट हो जाती थी, पहले व्रिस्ट में, फिर एंकल में, और फिर व्रिस्ट के बाद पाल्म्स तक आ जाती थी, एंकल के बाद सोल्स में आ जाती थी, उसके बाद पूरे जो है बाजू में फैल जाती थी और बाजू में फैलने के बाद ट्रंक्स पर आ जाती थी। और वो शुरू में रेड कलर के होते थे, लेकिन फिर बाद में कुछ वक्त जब गुज़रता था तो वो ब्रूजेस जो होते हैं, इसकी स्किन के अंदर जो ब्लैक डिस्कलरेशन होती है ब्लीडिंग की, तो उसे ब्रूजेस कहा जाता है। तो ब्रूजेस की तरफ वो दिखाई देते थे, इस तरह के ब्लडी डॉट्स और पैचेस जो है वो इस तरह स्किन के अंदर दिखाई देते थे। तो इसी वजह से इसको ब्लैक मीजल्स का नाम दिया गया था। लेकिन बाद में जब पता चला कि ये मीजल्स नहीं है, ये रिकेट्शिया की वजह से काज होती हैं, तो इसको रॉकी माउंटेन स्पुटेड फीवर का नाम दिया गया। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स ये रिलैप्सिंग फीवर हैं। तो रिलैप्सिंग फीवर भी एक जो टिक्स होते हैं इनके काटने की वजह से फैलती हैं
और ये जो रिलैप्सिंग फीवर है तो ये भी एक बैक्टीरिया है, सर्टेन स्पीशीज़ होते हैं बैक्टीरिया बोरेलिया की, बोरेलिया नाम का एक फैमिली है बैक्टीरिया का, तो उसके कुछ सर्टेन स्पीशीज़ होते हैं जिनकी वजह से रिलैप्सिंग फीवर काज होती हैं। ये जो बोरेलिया है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो रिलैप्सिंग फीवर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एपिसोड आते हैं फीवर के, जो है वो एकदम से बंदा जो है वो उसको फ़ीवर हो गई, फिर वो फ़ीवर उतर गया बुखार, फिर दोबारा से बुखार आ गई, इस तरह की कंडीशन होती हैं। लाइम डिजीज़ है तो लाइम डिजीज़ भी इसी बोरेलिया फैमिली के जो बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोरेलिया फैमिली के, तो इनके कुछ मेंबर्स जो हैं उनकी वजह से लाइम डिजीज़ काज होती हैं। लाइम डिजीज़ भी इन्हीं टिक्स के काटने की वजह से ट्रांसमिट होती हैं। और ये जो टिक्स होते हैं जो लाइम डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं तो वो उनके जो लेग होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। हमेशा जो ब्लैक लेग टिक्स काटते हैं ह्यूमन को तो उनकी वजह से लाइम डिजीज़ हो जाती हैं। इसके कुछ टिपिकल सिम्टम्स में फ़ीवर होता है, हेडेक होता है, बंदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, स्किन में रेशेस आ जाते हैं। और इसमें जो रेशेस होते हैं लाइम डिजीज़ में तो उनको नाम दिया गया है एरिथीमा माइग्रेंस का। एरिथीमा माइग्रेंस लातीन ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है माइग्रेटिंग रेडनेस, यानी इसमें ऐसे रेशेस बनते हैं जो कि शुरू में छोटे छोटे होते हैं लेकिन फिर वो 12 इंचेस तक का फासला जो है वो कवर कर लेते हैं, इतना फैलते हैं कि एक 12 इंच तक इतना एरिया जो है वो बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है। इसीलिए इसको एरिथीमा माइग्रेंस यानी माइग्रेटिंग रेडनेस का नाम दिया गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में एक वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है और एक हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन होती है। हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन ऐसी ट्रांसमिशन होती है जो कि लोगों के आपस में एक बंदे से दूसरे बंदे में जो डिजीज़ेस ट्रांसमिट होते हैं तो ये कहलाती हैं हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन, यानी इसमें कोई हेरिडेटरी नहीं होती। हेरिडेटरी मीन के अलावा लोगों में जो डिजीज़ फैलते हैं, जैसा कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो निमोनिया है ये एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाती हैं, स्नीजिंग के जो ड्रॉपलेट्स वगैरह हैं उनको इनहेल करने की वजह से एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो जाता है निमोनिया, तो ये कहलाती है हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन। और जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है वो एक मदर से हेरिडिटरी के थ्रू, यानी हेरिडेड बाई हेरिडेटरी मीन एक मदर से जो बच्चे में जो डिजीज़ ट्रांसमिट होते हैं तो वो कहलाती है वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो ये आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज बन सकती हैं स्टूडेंट्स के, हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन किसे कहा जाता है और वर्टिकल ट्रांसमिशन किसे कहा जाता है। देखिए लिखा है वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट टू यानी मदर टू फीटस, पेरेंट्स से बच्चों में यानी मदर से उसके फीटस में। फॉर एग्जांपल कंजेनिटल रोबिला सिंड्रोम, कंजेनिटल सिफिलिस, कंजेनिटल सिफिलिस हो गई, दोनों जो हैं सिफिलिस जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, अगर मदर को है तो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और कंजेनिटल रूबिला सिंड्रोम है, अगर मदर को रूबिला है यानी जर्मन मेजल है मदर को, तो फिर ये इस शुरू में जब अर्ली प्रेगनेंसी में मदर को रूबिला हो जाता है स्टूडेंट्स तो ये बहुत ख़तरनाक होती है, या तो बच्चे की मिसकैरेज हो जाती हैं या स्टिल बर्थ उसकी हो जाती हैं, या फिर अगर वो बच्चा बच जाता है तो बहुत ज़्यादा सीवियर बर्थ डिफेक्ट उस बच्चे में होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है मदर का पता भी नहीं चलता कि उसको रूबिला है या नहीं, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन बच्चा जो है उसको बहुत बैडली ये इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन के बारे में कोई स्लाइड नहीं है, लेकिन मैंने हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन भी आप लोगों को बताई है, आपने याद रखना है, इससे भी एमसीक्यूज बन सकती हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो लेक्चर को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर करें ताकि उनको भी ये जो कोर्स है इनमें कोई मसले है तो वो हल हो सके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।